और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएंगे कि बम्पर वोटिंग जो हुई उसके मायने क्या है, लेकिन उससे पहले हम बताने जा रहे हैं अगले आदेश तक हिजाब पर रोक है, यानी सोमवार तक हिजाब मना है। 3 दिन तक हिजाब पर बैन है। यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई, जिसमें एक लड़की स्कूटी खड़ी करती है, नकाब पहन कर आती है और पीछे से भगवा गमछे वाले लड़के जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और लड़की बदले में अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। जरा दिखाऊं तस्वीरें, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। देखिए जरा, सोलापुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रदर्शन हुए, एम्बियंस के साथ मैं सुनाऊंगा। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, हंगामा शुरू हो गया। आपको बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ। तीसरी तस्वीर जरा दिखाऊं, शाहीन बाग, दिल्ली तक इसका असर हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग में भी देखिए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया, यानी कर्नाटक से दिल्ली तक हंगामा बरपा। अगली तस्वीर में दिखाऊं, लेकिन इसके विरोध में दूसरे संगठनों ने भी भगवा गमछा लेकर प्रदर्शन किया। यानी हालात जो तनावपूर्ण बने थे, इसकी वजह से मामला अदालत की चौखट तक चला गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज इस बात को कहा है कि अगली सुनवाई तक, यानी सोमवार तक हिजाब मना है, हिजाब पर पाबंदी है, बैन है। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या दलीलें दी गई। रिपोर्ट देखिए जरा। हिजाब निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है। कट्टरपंथी कैसे मजहबी सेंटीमेंट भड़काकर इस देश का सद्भाव और भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हिजाब पर हंगामा बरपा है तो दूसरी तरफ इस मामले की सुनवाई कोर्ट में जारी है। अदालत की चौखट के अंदर हिजाब पहनने की आजादी पर तमाम दलीलें और दावे किए जा रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तब तक फिलहाल हिजाब पर बैन जारी रहेगा। किसी कॉलेज का, किसी विद्यालय का यूनिफॉर्म है, अगर बच्चे उसको धारण करते हैं और कोई अगर प्रबंधन या कॉलेज विद्यालय अगर इसको धारण करने के लिए कहता है तो इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा के मंदिर को धर्म से अलग रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब पहन के लोग जाएं। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी खबर बन चुकी कि कॉलेज में हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अदालत में आज क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। यह मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में देखिए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा पहले के समय में यूनिफॉर्म केवल स्कूल तक सीमित थी, यानी स्कूल में यूनिफॉर्म होगी। कॉलेज के लिए यूनिफॉर्म काफी बाद में लागू हुई, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होती थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में यूनिफॉर्म कोड को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा सरकार ने हाल में एक ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर में शैक्षणिक संस्थान अपनी यूनिफॉर्म लागू करें, यह सरकार ने कह दिया। छात्र अब इससे मुश्किल में आ गए। 2 महीने में परीक्षा होनी है। सरकारी वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं स्कूल खोल दिए जाएं, हम चाहते हैं कि सभी छात्र स्कूल आएं, संस्थान में स्टेटस को होना चाहिए, यानी यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। कोई हिजाब, कोई भगवा गमछा पहनकर नहीं आ सकता स्कूल के अंदर। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा छात्रों को कुछ अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। छात्र अभी कॉलेज के बाहर हैं और मार्च में परीक्षाएं होनी, यानी वक्त कम बचा है, इसलिए कम से कम उन्हें कॉलेज में आने की इजाजत दी जाए। हमारे मौलिक अधिकार कुछ कमेटी की दया पर निर्भर हैं। सरकारी वकील ने कहा अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। इस स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। सोमवार को फिर सुनवाई होगी इस मामले में। स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं, कोर्ट ने कहा। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में, बड़ी बात यह है, अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े, चाहे वो गमछा हो या हिजाब, धार्मिक कपड़े पहनने बंद है, पाबंदी है, बैन है। हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे। शांति कायम रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, यह हाईकोर्ट ने कहा। ये अब आपको बताते
लेकिन यह मामला सिर्फ हाईकोर्ट नहीं, सोचिए आज सुबह यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल इस मामले के लिए खड़े हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा कोर्ट के अंदर, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा यह मामला कहां से कहां तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और कोर्ट ने क्या कहा, यह आपको बताता हूं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 2 महीने बाद परीक्षाएं हैं, लेकिन स्कूलों कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी भी हुई है, 9 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करे। कपिल सिब्बल ने कहा 9 जजों की बेंच को हिजाब के मामले की सुनवाई करनी चाहिए, इस पर आदेश न दें लेकिन मामले को लिस्ट कर दें। लेकिन कोर्ट ने कहा अगर हम मामले को लिस्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा, पहले हाई कोर्ट को तय करने दें फिर हम मामले को आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, लेकिन हंगामा नहीं रुक रहा है, आज भी हंगामा हुआ। वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। यानी कर्नाटक का हंगामा दिल्ली तक आ गया है, दिल्ली के कर्नाटक भवन में यह हंगामा बरपा है। फुल स्क्रीन जरा ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, और जरा देखिए कैसे ये लोग कर्नाटक भवन पर, एम्बियंस सुनाऊं, कर्नाटक भवन पर हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान पुलिस वहां मौके पर पहुंची और इन लोगों को बसों में भर के वहां से हटाया गया। यानी ये जो बवाल है ये रुकने और ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म को लेकर अब तक अदालतों के जो फैसले आए वो क्या फैसले हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है, तब आपको शायद ज्यादा समझ आएगा कि अब तक के पुराने फैसले क्या कहते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ये मामले कोर्ट में जा चुके हैं। 2018 में केरल हाईकोर्ट ने कहा व्यक्तिगत भावना समाज की धारणा विश्वास से ऊपर नहीं मानी जा सकती। बड़ी बात, हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है, कोर्ट ने कहा। लेकिन के आगे पढ़िए, लेकिन यह अधिकार स्कूल कॉलेजों में लागू नहीं हो सकता है। 2018 में केरल हाईकोर्ट ने कहा। 2001 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, अगर कोई स्कूल नियमों के अनुसार हिजाब के साथ एंट्री नहीं देता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जो कहा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यह तो अदालत की बात हो गई। आइए अब कुरान की बात करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कुरान में लिखा है उन्हें भी बताते हैं कुरान में लिखा क्या है। ये देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं कुरान क्या कहता है। कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है, पहली बात। कुरान में बुरके शब्द का जिक्र नहीं है, इसकी जगह कुरान में जिक्र है खिमर और जिबाब जैसे शब्द का। आपको इनके बारे में बताऊं, इन शब्दों का अर्थ है चेहरा और शरीर ढकना। कुरान में महिलाओं के लिए पर्दे का जिक्र जरूर है, एक ऐसी चादर का जिक्र जिससे शरीर ढका हो, और मतलब सिर से पैर तक पूरा शरीर ढका हो। इसमें महिलाओं का चेहरा भी शामिल है। लिबास में लाज और शालीनता जरूरी मानी गई है। को दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जहां ये हिजाब बैन है। उन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे जरा देखिए, फिर आपको तफसील से बताएंगे कि कौन कौन से वो देश हैं जहां हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी है। ये वो बड़े मुल्क हैं जिन देशों में आज तक, जिन देशों का मीडिया, जिन देशों में रहने वाले लोग शोर नहीं मचाते हैं, यहां रहते हैं, लेकिन भारत में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर शोर शराबा मच जाता है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा, बड़े बड़े देश जो दुनिया में अर्थव्यवस्था में ताकत में हर मामलों में आगे हैं। सबसे पहले फ्रांस। 2004 में स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया। फ्रांस में हिजाब पहनने वालों का फ्रांस में बिल्कुल स्वागत नहीं किया जाता। रूस, 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया। चीन, जिनपिंग ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया और धार्मिक पहनावे के साथ स्कूल ऑफिस में नो एंट्री हो गई। ब्रिटेन, भेदभाव को बढ़ावा देने वाले ड्रेस कोड पर बैन लग गया। ब्रिटेन में स्कूल प्रबंधन निष्पक्ष गैर भेदभावपूर्ण नीति तय करता है, यह कहा गया। बुल्गारिया, हिजाब पहनना गैर कानूनी है बुल्गारिया के अंदर। आतंकी गतिविधि के बाद यह फैसला लिया गया बुल्गारिया में। डेनमार्क में देखिए, हिजाब पहनना पूरी तरह से बैन है डेनमार्क के अंदर। हिजाब पहनने पर 12,000 रुपए का जुर्माना है, दोबारा पकड़े जाने पर 85,000 का जुर्माना है। नीदरलैंड्स, सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पर रोक है। हिजाब पहने, कपड़े
पकड़े गए जाने पर जुर्माना, यानी हिजाब पहने पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा। बेल्जियम में हिजाब या चेहरा ढकने पर सीधे तौर पर रोक है, चेहरा ढकने पर कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है। जर्मनी में देखिए, जर्मनी में भी हिजाब पहनने पर रोक लगी हुई है, संसद में बाकायदा कानून पास किया गया है इस पर। और कनाडा में हिजाब पहनने पर रोक है। ये वो मुल्क है जहां हिजाब की इजाजत नहीं है। 2012 में यहां बैन लगा दिया गया था हिजाब पर। तो कनाडा की सूरत मैंने आपको बता दी, लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं हिजाब पर कैसे इंटरनेशनल एजेंडा चलता है। देखिए, हिंदुस्तान में एक घटना हो जाए उस पर बवाल हो जाता है। जरा नजदीक से मैं दिखाऊं, अल जजीरा ने क्या लिखा है, जरा पास से दिखाइए। हिजाब पर बैन ने मुस्लिम छात्रों को नाराज कर दिया है। यह धर्मनिरपेक्ष संविधान में आस्था पर हमला है, यह अल जजीरा लिख रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा हो गया है और अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा हुआ है। बीबीसी लिख रहा है, भारत में मुसलमानों में भय और गुस्सा बढ़ गया है। देश का संविधान छात्रों को मर्जी के मुताबिक पहनने की स्वतंत्रता देता है। द वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, पीएम मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी की सरकार है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, हेट स्पीच बढ़ गई है। द गार्डियन लिख रहा है, भारत में हेड स्कार्फ पर बैन का विरोध तेज हो गया है, यानी हिजाब का। इस गतिरोध ने अल्पसंख्यकों में डर को पैदा कर दिया है। और ये जो अखबार है, ये सोचिए हिंदुस्तान में घटना होती है तब ये चीजें लिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या प्रोपेगेंडा है, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्या देश के खिलाफ ये साजिश है, क्योंकि ये घटना बेवजह नहीं है। क्या इसके पीछे सियासी वजह है, क्योंकि देश में चुनाव भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक रैली में इशारों में ऐसे सियासतदानों पर हमला किया। सुनिए जरा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। तो सवाल यह है, क्या हिजाब का कोई चुनावी कनेक्शन है? क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ ऐसे ही हिजाब का मुद्दा आ गया? उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले हिजाब का विवाद खड़ा हुआ। पश्चिमी यूपी में क्या इसका असर पड़ सकता है? क्या वोटों का सीधा ताल्लुक हिजाब से हो सकता है? ओवैसी ने यूपी चुनाव में कराई क्या हिजाब की एंट्री? रैली में हिजाब मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, रैलियों से इस मामले पर बयान दिए हैं। पश्चिमी यूपी में क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें आती हैं और यहां वेस्टर्न यूपी में करीब 26% मुस्लिम वोटर हैं। कई सीटों पर हार जीत तय कर सकते हैं। और क्या यह वजह है इस मुद्दे को हवा देने की? आइए अब आपको लोगों को सुनवाते हैं, लोग आखिर इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन ये है ना, किसी चीज़ पे वो नहीं होनी चाहिए कि हमें ये नहीं ओढ़ना, ये नहीं ओढ़ना, हमारा हक है ये। तो हिजाब तो हमें कोई पहनने से इसको रोक नहीं दे सकता है सर। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा रिलीजन कहता है हमें पहनने के लिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर रहा है हमें हिजाब पहनने का। हम क्या पहनते हैं, हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या प्रीच करते हैं, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। कोई भी लड़की जब पढ़ेगी तो जॉब भी करेगी, तो जॉब में क्या हिजाब पहन के जाना? ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये जो है विपक्ष का काम है, जो एक बवंडर खड़ा करना और बवंडर खड़ा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिजाब कैसे हट जाएगा? ये मुसलमानों की, ये तो एक मुसलमान में ही होता है, इसको हिजाब पहनना ही चाहिए। और ये हमारी जान है, ये कभी नहीं हटेगा। और ये एक पर्दा है और ये कभी हटेगा नहीं। ये मर जाएंगे लोग तब भी नहीं हटा पाएंगे। ये गलत है। हमारा मुसलमान में वही है कि हम हिजाब ही पहन के निकलेंगे बाहर। विद्यालयों में मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली या उनसे मिलती जुलती किसी भी प्रक्रिया को विद्यालयों में नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हिजाब
मुझे नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता है। जिस तरीके से मुसलमान लड़कियां बहनें हमारी और माँ और बेटी जितनी भी पहनती हैं, उनको उसी तरीके से हिजाब ड्रेस कोड की तरीका बताना चाहिए। उनको ड्रेस कोड पूरा तरीके से लागू होना चाहिए ताकि उनका कोई भी अंग न दिखे। हम यही कहना चाहेंगे, मुसलमान और हमारे मुसलमान की पहचान है पर्दा हिजाब। हम पर्दे में रहना चाहते हैं, यही बस रही है। स्कूल में जो मुसलमान लड़कियां हमारे में अलाउ नहीं है, लड़कियां नकाब पहन के ही जाती हैं, तो हमारी लड़कियों के लिए नकाब होना चाहिए। यूनिफॉर्म पहनने से कोई नहीं मना करना, लड़कियां यूनिफॉर्म भी पहनती हैं, स्कूल का कोट हो या स्वेटर वो भी पहन के जाती हैं, पर घर से जब निकलती हैं तब सिर्फ नकाब पहन के निकलती ना कि क्लास में नकाब पहन के बैठती हैं। जो हमारी स्कूल में ड्रेस रखी गई है, ड्रेस पहन के आना चाहिए, वहाँ नकाब पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, जो ड्रेस है उसी को ही आना चाहिए। आइए अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर है चुनाव की। जी हां, पहला चरण संपन्न हो गया है और बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग क्या कहती है आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाऊं मैं। ये जब वोट देने पहुंचे, चारों तरफ मजमा लग गया। क्या योगी आदित्यनाथ नोएडा में वोट देने पहुंच गए? देखिए जरा, ये है योगी आदित्यनाथ के डुप्लीकेट। इनका नाम है राजू कोहली। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, देखिए हर शख्स, हर महिला इन्हीं को देख रही थी। क्या योगी जी वोट देने पहुंचे हैं? ये योगी जी के हमशक्ल हैं, वोट देने पहुंचे गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। राजू कोहली इनका नाम है, लेकिन ये चारों तरफ सबकी नजरें इनके ऊपर थीं। तो आइए, चुनाव के ये भी एक रंग है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव के, लेकिन आगे के रंग दिखाते हैं। कौन कौन से बड़ी शख्सियत जिनकी किस्मत आज दांव पर थी। श्रीकांत शर्मा हो, संगीत सोम हो, सुरेश राणा हो, मृगांका हो जो नाहिद हसन के खिलाफ लड़ रही थी, ये सब वोट देने पहुंचे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के सुपुत्र। तो अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। वोटिंग के लिए जो भारी संख्या में लोग पहुंचे, ये देखिए जरा। जो दिव्यांग थे उन्हें गोद में लेकर पहुंचे लोग, महिलाएं देखिए जो चल नहीं सकती थी वो भी वोट देने पहुंची। ये जोश बता रहा था वोटिंग का। आइए मैप के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं किस जिलों में वोटिंग हुई है। जल्दी से देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा और वेस्ट का जो इलाका है, वेस्टर्न यूपी, जिसमें शामली, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, नोएडा, हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर आते हैं। इन जगहों पर वोटिंग हुई है आज। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या किन मुद्दों पर जो लोग वोट देने पहुंचे थे, ये किन मुद्दों पर वोट दे रहे थे। जरा ये सुनिए पहले। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? विकास के लिए। विकास के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास के मुद्दे पर? जी हाँ जी, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। किसानों का मुद्दा है यहाँ पर। विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। किसानों का मुद्दा विकास। किसानों का मुद्दा विकास। हाँ चाचा, नहीं बोलेंगे आप? आप बताइए क्या नाम आपका? वसीम खान। तो खान साहब किस मुद्दे पर वोट देंगे? इसको नहीं पता, ये मुझे पता है। कानून व्यवस्था। विकास। स्कूल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, जो स्कूल की मनमानियाँ है ये सब बंद होनी चाहिए। सरकार को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर का विकास हो, और बहुत योगी ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया विकास कर रखा है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जब गन्ने का पेमेंट सही मिलेगा तो हमको भी, हमारा व्यापार भी सही चलेगा। हाँ, वोट डाला, और कानून व्यवस्था के लिए शहर का और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हम सब लोगों ने वोट डाला हुआ है। सिर्फ राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था। जॉब से रिलेटेड। जॉब से रिलेटेड या और वैकेंसी हो, लोगों को जॉब मिले, वो वैल्यू ज़्यादा है उस चीज़ की। मेन तो सुरक्षा का मुद्दा है, शांति है इस वक्त प्रदेश में, पूरे में। महंगाई भत्ता, रेडियो की सुरक्षा की सबसे बड़ी मेन बात है। लड़कियां आजकल निकलने में डरती कम है, काफ़ी चेंज आया है। लड़कियों की सुरक्षा हुई है, सब नंबर 2 के काम बंद हो गए सब जगह। अब सवाल यह है कि क्या जो वोटिंग हुई है एक बार फिर से बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी? देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी, क्योंकि इससे पहले 2017 में कितनी सीटें मिली हैं, 2012 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली और सपा को कितनी है, देखिए आपके सामने वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बताने जा रहा हूं। शामली में 62% वोटिंग हुई है, शामली में। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 62% वोटिंग हुई है अब तक। मेरठ में 59% वोट पड़े हैं और बागपत में 61% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद में 52% वोटिंग हुई है और हापुड़ में 61% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 53% वोटिंग हुई है और बुलंदशहर में 61% वोटिंग हुई है।
अलीगढ़ 11 जिले जिनमें वोटिंग हुई उनमें अलीगढ़ था 57% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक की वोटिंग है। मथुरा में 58% वोटिंग हुई है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं क्या इतिहास दोहराएगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी, जो ये आपके सामने आंकड़े आ गए। देखिए जरा, बीजेपी 2012 में 10 फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें ये ग्राफिक्स में ले सकूं, 2012 में देखिए 10 सीटें मिली थी बीजेपी को और 2017 में 53 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 12 में 14 सीटें मिली थी और 17 में 2 सीटें मिली थी। बीएसपी को 20 सीट मिली थी और 2 सीट 2017 में मिली। आरएलडी को 9 सीट मिली थी और 17 में 1 सीट मिली। कांग्रेस को 4 सीट मिली थी और 0 सीट मिली 17 में। अन्य के खाते में 1 सीट 12 में आई थी और 17 में 0 हो गई, यानी 0। तो यह सवाल यह है क्या बीजेपी इसे दोहरा पाएगी? अब वोटिंग हो रही थी लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए। जी हां, अखिलेश यादव ने ईवीएम पर हमला करते हुए कहा कि वोटिंग स्लो हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग में आखिर वोटिंग धीमी क्यों हो रही, उस पर सवाल उठाया। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, आइए अब आपको बताते हैं। अखिलेश ने कहा कि धीमे मतदान हो रहे हैं, यानी स्लो वोटिंग हो रही है। साजिश के तहत धीमे मतदान का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। ईवीएम खराबी की शिकायतें भी की। सुचारू और निष्पक्ष मतदान पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से कार्रवाई की अपील की है अखिलेश यादव ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। सुबह से बहुत ज़्यादा जगह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे लोग अपना वोट न डाल पाए। तो सिर्फ अखिलेश नहीं, जयंत चौधरी ने भी यही सवाल उठाए हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं जयंत चौधरी ने क्या कहा। जो बात अखिलेश यादव ने कही उसी को जयंत ने दोहराया है। जयंत लिख रहे हैं ईवीएम की खराब होने की शिकायतें आ रही हैं, लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं, ये जयंत चौधरी ने कहा। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो आरोप अखिलेश ने लगाए, जो आरोप जयंत चौधरी लगा रहे हैं। जो लोग वोट देने पहुंचे थे वो क्या कह रहे थे, उन्हें जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने अभी कुछ वक्त पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि वोटिंग कुछ स्लो चल रही है, लोगों से बात करते हैं। क्या वोटिंग कुछ स्लो चल रही है? 1.5 घंटा हो गया मुझे खड़े हो यहाँ पे। 1.5 घंटा हो गया। अखिलेश सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं? भाई तो मुझे पता नहीं सही कह रहा गलत कह रहा। बस जी काफी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, वोटिंग स्लो चल रही है, ऐसा है क्या? नहीं, स्लो चल रही है सर। तो इनका कहना वोटिंग स्लो चल रही है। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सहारनपुर में वोटिंग स्लो चल रही है। मैं इस वक्त कैराना में हूँ, लोग यहाँ कह रहे हैं काफी देर से खड़े हुए हैं। मैं यहाँ के अलग अलग बूथ पर गया हूँ। मैं आपको बताऊं कि भारी संख्या में लोग निकल कर आके वोटिंग कर रहे हैं। आसपास के जो कई बूथ्स हैं उन पर मैं गया हूँ, लोगों से बात की, यहाँ भी लोग मौजूद हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ लाइन में? अभी आए थोड़ी देर पहले। वोटिंग स्लो चल रही है क्या अखिलेश यादव? नहीं, स्लो नहीं चल रही, काफी अच्छा मतदान हो रहा है। वोटिंग स्लो चल रही है, सही कह रहे हैं अखिलेश यादव। वोटिंग स्लो चल रही है, आप बताइए। नहीं सही चलेगी। सही चल रही। आप यहाँ किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? महंगाई पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है शहर के अंदर। क्या करते हैं? वोट करूंगा मैं, दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, आप बताइए। तो यहाँ आप लोगों को सुन रहे हैं, ये लोग वोट करने आए। कुछ का कहना है यहाँ भी 2 मत है। एक तरफ लोगों का कहना है कि वोटिंग स्लो चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि जो है वोटिंग वक्त पे चल रही है, यानी वो जिस वक्त क्यू पे लगे हैं अब उनका नंबर आने वाला है। अखिलेश यादव का आरोप ये है कि वोटिंग स्लो चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए बड़ा इलेक्शन ये इसलिए भी है क्योंकि ये वो सीट है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, सबसे ज्यादा खबरों में रही। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं एक और आज की बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर है द ग्रेट खली से जुड़ी हुई। जी हां, सियासी रिंग में द ग्रेट खली उतर गए हैं। खली, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जरा बीजेपी ज्वाइन की खली ने, ये तस्वीरें देख रहे हैं। खली खुद इतने लंबे हैं कि बीजेपी के नेताओं को देखिए खली को झुकना पड़ रहा है, वो बीजेपी का पटका डालने के लिए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। खली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब बीजेपी में पूरी तरह से आ चुके हैं। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा। खली जाने जाते हैं अपने इस अंदाज के लिए।
WWE रिंग में खली किस तरह से देखिए विरोधियों के छक्के छुड़ा देते थे, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा देखिए, और उसके साथ साथ खली की सियासतदानों के साथ भी तस्वीरें अगर दिखाऊं, आज बीजेपी ज्वाइन की खली ने, वो तस्वीर देखिए। खुद वहां जितेंद्र सिंह मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में खली ने बीजेपी ज्वाइन की, यानी कमल थाम लिया है। आइए अब आपको बताते हैं सियासी मैदान में खली की तैयारी है क्या, और खली आखिर इससे पहले कहां-कहां दांव आजमा चुके हैं, ये आपको बताएंगे। क्या खली चुनाव लड़ेंगे, आगे की क्या भविष्य की तैयारी है, तो ये आपके सामने ग्राफिक्स है। दरअसल बीजेपी में द ग्रेट खली शामिल हो चुके हैं और मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री की तारीफ की खली ने, कहा पीएम के काम देखकर बीजेपी में आया हूं और प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं बीजेपी में। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार इससे पहले खली कर चुके हैं। खली के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा संभाव्य चुनाव से पहले, और पंजाब चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खली ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मैं चाहूँगा कि सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मतलब हमारे हिंदुस्तान के मेरे जो फैंस, मेरे दोस्त मित्र, कि भाई सब लोग सपोर्ट करना चाहिए। जो राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और ये हमारा फर्ज बनता है। मैं भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो एक नीति है, उससे ही एक इम्प्रेस होके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया मैंने। तो झूठे वायदे करते हैं और पब्लिक को बेकारते हैं, गलत रास्ते पे डालते हैं, और उनको पटकेंगे अब। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।